हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने रीजनिंग के शुरू के जो 5 क्वेश्चन है वो करे थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अभी वाले के अंदर हम लोग 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो 6 क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है? राइस प्रोडक्शन इन 6 स्टेट्स ए बी सी डी ई एफ इन 2 consecutive ईयर्स आर शोन इन डायग्राम एंड लीनियर स्केल। ठीक है, आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर और जो अभी वाला ईयर है उसके अंदर कंपेयर कर रखा है। ठीक है, राइस प्रोडक्शन को ड्रॉट ईयर जो अभी वाला है और जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर। तो ए बी सी डी ई एफ ये 6 स्टेट्स है, सबके लिए डेटा गिवन है। हमको ये बताना है कि अमोंग द स्टेट्स that saw a fall in production in the drought year, the maximum and the minimum relative fall was respectively in states। मतलब रिलेटिव फॉल का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले के कंपैरिजन में अब कितना फॉल हुआ है। ठीक है, तो वो कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ चारों में कंपेयर करके देख लो कि कहाँ पर जो डार्क और जो लाइट रीजन्स हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग देखो कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डी वाले में आ रहा है। ठीक है, डी वाले के अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। और सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? तो वो हम देख सकते हैं एफ वाले के अंदर बहुत कम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब है कि पहले के कंपेरिजन में अब उसी स्टेट का कंपेयर करना है। ए स्टेट है तो पहले के कंपेरिजन में अब उसमें कितना चेंज हुआ, बी है तो उसमें पहले के कंपेरिजन में अब कितना चेंज है। तो हम देख सकते हैं चेंज मैक्सिमम जो है वो डी में है और मिनिमम जो है वो एफ में है। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स वन कैन बाय फॉर रुपीज 10 लाख। 10 लाख रुपए किसी के पास है, उसको क्या चाहिए कि नंबर ऑफ डायमंड मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, तो टेबल बनी हुई है। फर्स्ट के अंदर क्या है? साइज दे रखी है कैरेट में कितनी है वो। सेकंड जो है उसके अंदर क्या है? रेट रुपीज लाख पर कैरेट, यानी 1 कैरेट खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए लाख में उतनी। ठीक है, उसके बाद है नंबर इन स्टॉक तो कितनी है। तो देखो अगर हम लोग को सब 10 लाख में से हमको करना है कि मैक्सिमम नंबर चाहिए, इसका मतलब है कि हम ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितनी कम साइज होगी उतने ज़्यादा हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे ना। तो जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें देखो 20 है टोटल। ठीक है, और एक की साइज कितनी है? 0.25 कैरेट। तो हम लोग को अगर रेट पता करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक की साइज 0.25 है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल नंबर इन स्टॉक कितने पड़े हुए हैं? ऐसे 20 डायमंड से। ठीक है, तो एक की साइज जो है वो कितनी है? 0.25 कैरेट। तो यानी 20 की साइज कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 0.25, यानी मैं इसको लिख दूँ 20 इंटू 1/4 तो 5, यानी 5 कैरेट के टोटल ये हैं। अब यहाँ पर है कि रेड पर ले कितनी? 1 लाख। ठीक है, यानी 1 कैरेट के 1 लाख है, तो 5 कैरेट के लिए कितने हो जाएंगे? 5 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगा कि हमने ये 20 खरीद लिए हैं और कितने के? 5 लाख रुपए के। अब हमारे पास में 5 लाख रुपए और बच रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला केस देखो, जो सेकंड लाइन है वो हमारे पास में 10 स्टॉक पड़े हुए हैं। हमारे पास में क्या? उनके पास जिनसे हमको लेना है 10 स्टॉक पड़े हुए हैं, और वहाँ पर एक की साइज क्या है? 0.5 है। ठीक है, यानी टोटल कितना कैरेट उनके पास है? 10 डायमंड है, एक की साइज 0.5 है। इसका मतलब कि 10 इंटू 0.5, इसको 1/2 लिखोगे तो 5 कैरेट पड़ा हुआ है, और 1 कैरेट का 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 कैरेट के कितने हो जाएंगे? 10 लाख रुपए हो जाएंगे। हमारे पास अभी 10 लाख है क्या? हम तो 5 लाख तो खर्च कर चुके हैं, सिर्फ 5 लाख बचे। इसका मतलब कि हम इन सारों को तो नहीं खरीद सकते हैं। कितनों को खरीद सकते हैं? आधे को खरीद सकते हैं। यानी कि अगर हम इनमें से 5 उठा लें तो टोटल कितने कैरेट बनेंगे? 2.5 कैरेट। ठीक है, और 1 कैरेट के कितने? 2 लाख है, तो 2.5 कैरेट के कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो हमारे पास में 5 लाख है, तो उनसे हम कितने खरीद सकते हैं? 5 और खरीद सकते हैं। तो हमको मैक्सिमम निकालना था, इसलिए हमने छोटे छोटे से स्टार्ट किया। ठीक है, 20 ये हो गए, 5 हो गए, तो टोटल हम लोग कितने खरीद सकते हैं मैक्सिमम? 20 + 5 इक्वल्स टू 25 डायमंड्स खरीद सकते हैं मैक्सिमम इन रुपए से। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। फॉर अ डिजीज एवरी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स 3 अदर्स ऑन द 5th डे एंड रिकवर्स। ठीक है, हर डिजीज एक डिजीज है, उसके लिए हर इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो 5वें दिन 3 और लोगों को इन्फेक्ट कर देता है और रिकवर हो जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज मैन एंड वुमेन आर इन्फेक्टेड इन द प्रोपोर्शन 4:1। तो मैन और वुमेन जो है उनमें इन्फेक्शन का प्रोपोर्शन क्या दे रखा है? 4:1 दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु वर इन्फेक्टेड बाय द एंड ऑफ 35 डेज।
तो 35 दिन जब होंगे तब कितनी वुमेन जो है वो इन्फेक्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो हर 5 दिन की बात हो रही है एक तो, ओके, और हर 5वें दिन क्या हो रहा है कि इन्फेक्टेड पर्सन टोटल कितने हैं, 3% इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अब उसमें मेन इज टू फीमेल क्या है, 4:1, यानी 4/5 तो मैन इन्फेक्ट हो रहा है और 1/5 वुमेन इन्फेक्ट हो रही है। यहाँ तक समझ में आया? हर 5वें दिन 3 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। मैन और वुमेन का इन्फेक्ट होने का रेशियो 4:1 है। इसका मतलब 4/5 मैन इन्फेक्ट हो रही है और 1/5 वुमेन इन्फेक्ट हो रही है। तो देखो 5 दिन के अंदर वुमेन कितनी इन्फेक्ट हुई, 3 × 1/5, यानी 3/5 वुमेन इन्फेक्ट हुई, ठीक है। उसके बाद में 10 दिन की हम बात करते हैं। एक बार इस तरीके से टेबल बना लो, इतने तो दिन 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ठीक है, 35 तक। उसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन्स कितने हैं, ये कितने थे, 5 दिन 3 हुए। अब हर एक जो है वो 3 को करेगा, ठीक है। वो मूवी देखी 3 लोगों की हेल्प वाली, उस टाइप से, ठीक है। तो हर एक जो है वो 3 को इन्फेक्ट करेगा, तो 3 मिलके टोटल कितने को करेंगे, 9 को करेंगे ना, यानी 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब एंड सो ऑन, ओके। यहाँ पर लास्ट तक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3⁻7 तक चला जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या है, वुमेन इन्फेक्टेड कितनी आ रही है, 3/5, क्योंकि टोटल जो है उसकी 1/5 टाइम जो है वो वुमेन इन्फेक्ट हो रही है और 4/5 टाइम जो है वो मैन इन्फेक्ट हो रहा है। हमको वुमेन के लिए पूछे तो 3/5। यहाँ पर वुमेन इन्फेक्टेड कितना होगा, पूरा पूरा आप लिख लेना खुद, ठीक है। 3 का स्क्वायर बाय 5 करते जाओगे 3⁻7/5। हमको पूछा कि 35वां दिन जो है वहाँ तक कितनी वुमेन टोटल इन्फेक्ट हो चुकी होगी। तो यानी हमको क्या करना है, सिंपली इस पूरे का सम करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस 3 का स्क्वायर बाय 5 प्लस 3 का क्यूब बाय 5 सो ऑन अप टू 3⁻7 डिवाइडेड बाय 5। अब 1/5 को तो ले लो कॉमन, ठीक है। तो 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन 3⁻7 तक। अब ये एक जीपी बन रही है ना, फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है, 3 है, ठीक है। और रेशियो कितना आ रहा है इसमें, 3 का रेशियो आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या 3 बचेगा, 3 का रेशियो आ रहा है। टोटल टर्म्स कितनी इसमें, 7 टर्म्स है। तो जीपी का सम कितना होता है, ये 1/5, तो ऐसा कैसे लिख दो। उसके बाद में a r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, a तो आ गया, r⁻n यानी रेशियो क्या है 3 है और टर्म्स कितनी 7 है, 7 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। यानी 3 × 3⁻7 - 1 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे हम लोग जो 3⁻7 - 1 इंटू ये करेंगे तो इस पूरी टर्म में से ये 1 तो नेग्लिजिबल है ना, तो ये लगभग कितना बन जाएगा, 3⁸ डिवाइडेड बाय 10। और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, अब वो बनेगा 656.1, यानी कि नियरली 656 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं था, बस टोटल 5 दिन जो है वहाँ हर 5 दिन के अंदर 3 जने इन्फेक्ट हो रहे थे, मैन वुमेन का रेशियो था। तो 5वें दिन के एंड में कितना हुआ, 3/5। और इस तरीके से एक जना 3 को कर रहा है तो 3 जने 3 का स्क्वायर को करेंगे, यानी 9 को करेंगे। वो रिलेशन आगे यूज़ करना है, जीपी का सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो अब, the maximum tolerable exposure time for the noise is given to be about 8 hours at 85 डेसिबल। 8 आवर्स दे रखा है 85 डेसिबल के ऊपर, और 90 सेकेंड्स गिवन है हमको 110 डेसिबल के ऊपर। एज्यूमिंग लीनियर नॉइज टॉलरेंस रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर, लीनियर रेस्पॉन्स हमको मानना है। एंड इंक्रीज ऑफ 3 डेसिबल इन नॉइज लेवल इन दिस रेंज वुड रिड्यूस द एक्सपोजर टाइम बाय रफली। तो अगर 3 डेसिबल जो है वो नॉइज लेवल को इंक्रीज किया जाता है तो जो एक्सपोजर टाइम है, एक्सपोजर टाइम वो रफली कितना फ़र्क आएगा, कितना रिड्यूस होगा, उसको देखना है। तो जब 8 आवर 85 डेसिबल जो था तो क्या हुआ 8 आवर्स था, फिर जब 110 डेसिबल हुआ तो कम हो गया, कितना रह गया 90 सेकेंड ही रह गया, ठीक है। अब हमको 3 डेसिबल और इंक्रीज करना है, यानी 113 करना है, एक तरीके से यूँ देख लो, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो ये 90 सेकेंड है वो अब रिड्यूस रहकर कितना रह जाएगा, जो हमको बताना है, ठीक है ना। सॉरी, कितना रह जाना है वो नहीं बताना है, कितना डिक्रीज होगा वो हमको बताना है, ठीक है। यानी यहाँ पर 8 आवर्स था, इतने पे 90 सेकेंड यहाँ पर। अब जब उसको 3 डेसिबल इंक्रीज करते हैं तो कितना रिड्यूस होता है वो चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है, ओके। तो यहाँ पर देखो
अगर हम लोग इसे इधर टाइम बताते हैं और इधर डेसिबल के अंदर ये चीज़ बताते हैं, तो 85 पे कितना था, 8 आवर्स। अब एक तो इनके यूनिट सबके अलग है, तो इन सबको, क्योंकि ऑप्शन में आप देखो क्या है, चारों ऑप्शन मिनट में दे रखे हैं ना, तो हम लोग इन सबको मिनट में चेंज कर लेंगे। इसको मिनट में लिखेंगे 8 इंटू 60, 480 मिनट। इसको मिनट में करेंगे तो डिवाइड बाय 60, यानी कि 1.5 मिनट आया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये 80 डेसिबल था तो ये था 480 मिनट, टाइम इन मिनट, ठीक है। फिर यहाँ पर जब ये 110 डेसिबल हो गया तो ये कितना ले गया, 1.5 मिनट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमको क्या बोला, लीनियर है तो दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या बताना है कि 3 डेसिबल के अकॉर्डिंग वो कितना होगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर बताना है कि 3 डेसिबल के लिए कितना चेंज होगा। तो हम लोग इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dx। यहाँ पर कितना है, 1.5 है। तो चेंज इन y कितना है, स्लोप इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। कितना चेंज हो रहा है, 480 में से 1.5 माइनस करेंगे, इधर x में 110 माइनस 85 डेसिबल पे देखा था, है ना। इसको चीज़ को जब आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करके देख लेना, 19.14 आता है, ठीक है। इसलिए अगर हम 3 डेसिबल नॉइस लेवल में इंक्रीज करते हैं तो एक्सपोजर टाइम कितना रिड्यूस होगा, तो सिंपली सी बात है, हमको स्लोप पता चल गया है उतना चेंज हो रहा है। तो अगर 3 डेसिबल के लिए चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो वो लगभग 57.42 आता है, जो नियरली किसके बराबर आ जाता है, 60 मिनट के बराबर आ जाता है, ठीक है। 57.42 मिनट नियरली इक्वल्स टू, चारों ऑप्शन में सबसे क्लोज कौन सा है, 60 मिनट है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको बोल रखा है कि लीनियर है, तो आपको स्लोप के थ्रू निकालना है किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। तो स्लोप निकाल के फिर हमको 3 के लिए बोला है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार्स एक्स एंड वाई विद टाइम इज गिवन बिलो, एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ईच कार, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शो दैट एक्स हैड अ हायर एक्सेलरेशन देन वाई, ठीक है। तो इनमें से 4 हमको डायग्राम दे रखे हैं, कर्व, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर 4 में से देखो फर्स्ट और सेकंड तो हट जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ कैसा आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, नहीं बता रहा है एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट और सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कर्व होना चाहिए ना, हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो चेंज होना चाहिए। एक्स और टाइम का जो स्लोप होगा वो हमको वेलोसिटी देगा। अब हमको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होनी चाहिए, तभी तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। और वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, इसका मतलब ये जो एक्स और टी का कर्व है इसके अंदर स्लोप जो है उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो ए और बी के लिए एक्स और वाई को आप जब देखते हो तो वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इस वजह से वो तो गलत हो गया। फिर सी और डी की हम लोग बात करते हैं। सी और डी में से कौन सा जो है उसके अंदर एक्स का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स वाई से ज़्यादा है, ठीक है। तो वही कि हमको यहाँ पर स्लोप देखना है, किसका स्लोप जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी वाला है इसके अंदर एक्स का जो स्लोप आ रहा है, ठीक है, वो वाई से ज़्यादा आ रहा है। वो कंटिन्यूसली चेंज होने के लिए देखना है कौन ज़्यादा स्पीड से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखते हो स्लोप की वैल्यू किस में जल्दी चेंज हो रही है, तो वो डी वाले में हो रही है। इस वजह से डी वाला जो है उसके अंदर एक्स का एक्सेलरेशन वाई से ज़्यादा होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना ज़्यादा उसमें टर्न आ रहा है, किस तरीके से वो चेंज हो रहा है, उसकी कॉन्केविटी बोल सकते हैं हम एक तरीके से, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा कॉन्केविटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट आए फिर से तो पूछ लेना, ठीक है। तो अब जो आगे क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय।